हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो पार्ट टू यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट टू में हम इंक्लूड करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो प्रेजेंट करता है उसका इंट्रोडक्शन हमने इस पार्ट वन में हमने इसे एक्सप्लेन किया है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माना गया था। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल और कई इकोनॉमिक्स इसी यहाँ पे कंडीशन में देखे गए थे कि प्राइस ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर माना जाता है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे देखें, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कि जो ऑब्जर्वेशन किया उनकी स्टडी में उनको ये फाइंड आउट हुआ कि प्राइस के अलावा अदर भी जो फैक्टर होते हैं, इनकम होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, प्रोमोशनल होता है, सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ये भी कई यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं जो प्राइस के अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल अपने निभाते हैं। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और उसके किस तरह से मेजर किया जाता है और उसके टाइप्स क्या है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इसकी एक अलग ही अपनी एक पहचान है। बट यहाँ पे हम जब देखें, जो इलास्टिसिटी है इसे हम जनरली यहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करते हैं, हमारे डेली रूटीन में हम ऐसे वर्ड्स कहीं यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट इसका मीनिंग इकोनॉमी के अंदर अलग होता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी होता है, माना जाता है कि उसमें फ्लक्चुएशन क्रिएट होना। तो यहाँ पे हम माने कि जब यहाँ पे किसी गुड्स की या कहे कि किसी कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज होता है तो ये चेंज होने के साथ साथ उस जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर हम माने कि किसी कमोडिटी के प्राइस अगर कम होते हैं तो इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे डिमांड के अंदर अगर बढ़ता है तो उसे हम मोर इलास्टिक सिचुएशन कहेंगे। या हम कहें जब यहाँ पे प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिमांड के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं तो उसे इन इलास्टिक कंडीशन माना जाएगा। तो हम कहें कि यहाँ पे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये प्रेजेंट करता है कि प्राइस में किस तरह से रेशो में चेंज हुआ, या हम कहें परसेंटेज में चेंज होने के साथ साथ उसके कंपैरिजनली रिस्पॉन्स यहाँ पे डिमांड या आउटपुट में कितना डिमांड कितनी यहाँ पे चेंजेस हुई है, किस रेशो में प्राइस जिस तरह से चेंज हुए उसके रेशो के साथ साथ डिमांड ने कितना चेंजेस यहाँ पे दिखाया है, इसी को ही यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो हम कहें कि जो लॉ ऑफ डिमांड है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनमें क्या डिफरेंस है, तो हम कहें कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दोनों को प्रेजेंट करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ही थे। बट हम कहें लॉ ऑफ डिमांड ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो क्वालिटी है इसको ही फोकस करते हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्वांटिटी को फोकस करती हुई दिखाई देती है। तो हम समझे कि यहाँ पे किस तरह से प्राइस में चेंज हुआ है और किस तरह से डिमांड ने यहाँ पे रिस्पांस दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ही हम प्रेजेंट कर पाएंगे और इसको ही स्टडी की जाती है। तो उसके कंपैरिजन हम देखें, जो लॉ ऑफ डिमांड है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करता है प्राइस में चेंजेस होने के साथ साथ डिमांड घटेगी या बढ़ेगी, ये फोकस किया जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहेगा कि प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसके कंपैरिजनली डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम होती है तो उसके अपोजिट यहाँ पे प्राइस कम होने के साथ साथ डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे प्राइस एक मेन फैक्टर माना जाता है जो डिमांड के अंदर, उसके अलावा भी यहाँ पे इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन ये भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। बट यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम समझे कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और स्टार्टिंगली इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिमांड इस कॉन्सेप्ट को लेके इसके जो रेशियो को प्रेजेंट करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस पॉइंट को लिमिटेशन देते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि ये प्राइस ही फैक्टर इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट किया। बट आगे जाके कई इकोनॉमिक्स ने इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बतौर और भी फैक्टर को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो एग्जैक्टली हम कहें कि जो यहाँ पे जो मीनिंग होता है इलास्टिसिटी का मीनिंग इकोनॉमी के अंदर अगर हम समझे तो ये प्रेजेंट करता है
सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मीनिंग है ये सेंसिटिव क्यों माना जाता है या रिस्पॉन्सिवनेस क्यों माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे प्राइस में चेंज होने के साथ साथ जिस तरह से डिमांड यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देगा प्राइस के सेंसिटिवनेस के वजह से डिमांड में जो चेंजेस आते हैं इसको ही यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यहाँ पे 5 टाइप्स यहाँ पे मेनली माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आज के टॉपिक में हम इस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सेकंड बनता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फोर्थ प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहा जाता है अ गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज अ मेजर टू द हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड इज टू इट्स प्राइस। ये कहा जाता है कि जिस तरह से जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होगा इसका इम्पैक्ट होगा उस डिमांड में, वो भी उसमें भी रिस्पॉन्स देगा, उसमें जो भी चेंज आएंगे इसको जो काउंट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा रेशो में, इसी को ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो इसको एग्जैक्टली कहा जाएगा द वेरिएशन इन द डिमांड इन द रिस्पॉन्स टू द वेरिएशन इन प्राइस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। इट्स मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो एक ऐसी कमोडिटी को यहाँ पे उनमें होने वाले प्राइस में चेंज होने के साथ साथ जब डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा इसको काउंट करने को ही रेशो माना जाता है। और ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यही एक मेन फैक्टर माना जाता था कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काउंट करने का और इम्पैक्ट करने का प्राइस ही एक मेन फैक्टर इम्पॉर्टेंट माना जाता था। अल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से उन्होंने डिफाइन की है, तो वो कहते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग as the amount demanded increase much or little for a given fall in the price and diminishes much more or a little for a given rise in the price। वो कहते हैं कि जिस तरह से मार्केट के अंदर जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है कमोडिटी की इनमें जो चेंजेस होगा इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जब डिमांड में होगा तो ये डिमिनिशिंग भी होगी या ये इंक्रीज भी हो सकती है। तो इनमें जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस हमें रेशो के अंदर पता चलेगा कि किस तरह से डिमांड ये रिस्पॉन्स किया है प्राइस के चेंजेस होने के साथ साथ। तो यही डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए उसका एक फार्मूला है। ये फार्मूला हमें यही कहता है जो किस तरह से उसकी मेजरमेंट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा। यहाँ पे ई जो ई है इलास्टिसिटी है और जो पी है ये पी प्रेजेंट करता है उसकी जो कमोडिटी की जो प्राइस होती है इसको यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो ई पी इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। तो यहाँ पे जो पी है ये पी इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ गुड्स डिमांडेड, प्रीवियस ईयर में कितनी प्राइस थी और उस पर कितना डिमांड था गुड्स का, और डेल्टा पी ये हाउ मच इट चेंज, अब कितना चेंज हुआ है प्राइस के अंदर। क्यू हमें इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड, प्रीवियस ईयर में कितनी यहाँ पे क्वांटिटी की डिमांड यहाँ पे थी, और डेल्टा क्यू हमें प्रेजेंट करता है हाउ मच इट चेंज, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, यही हमें प्रेजेंट करेगा इस फॉर्मूला के साथ साथ। तो ये बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे शुगर की प्राइस 10 रुपीज़ थी और ये प्रीवियस की ईयर थी, और उसके बाद अब शुगर की प्राइस यहाँ पे 12 रुपीज़ kg हुई है। तो ये जो चेंजेस है ये चेंजेस अब 20% दिखाई देते हैं, क्योंकि शुगर की प्राइस पहले तो 10 रुपीज़ थी, अब यहाँ पे 12 रुपीज़ हुई, मतलब यहाँ पे 20% यहाँ पे इंक्रीज़ हुई प्राइस में। अगर प्राइस यहाँ पे 20, यहाँ पे जो चेंजेस है रेशो का ये चेंजेस 20 रुपीज़ से अगर होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिमांड में भी यहाँ पे इसका रिज़ल्ट
यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो डिमांड प्रीवियस ईयर में 5000 क्विंटल यहाँ पे डिमांड था, तो अब यहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे डिमांड में भी चेंजेस हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे डिमांड यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 5000 क्विंटल था, तो अब यहाँ पे 4000 क्विंटल यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे डिमांड यहाँ पे 20% से घटी हुई दिखाई देती है। जो यहाँ पे दिखाई देता है कि 20% से प्राइस तो बढ़ी है, बट यहाँ पे 20% से यहाँ पे क्विंटल से यहाँ पे डिमांड घटी हुई दिखाई देती है। अगर ये रेशो अगर आंसर अगर 1 आता है, क्योंकि जितना यहाँ पे जो प्राइस में चेंजेस 20% हुआ और उतना ही रिजल्ट अगर डिमांड के अंदर उतना ही 20 रुपीज़, अगर 20% अगर प्राइस और डिमांड में चेंजेस दिखाई देते हैं, तो वो रेशो अगर इलास्टिसिटी ऑफ 1 कहा जाएगा। अगर इससे प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस से ज़्यादा अगर हमें डिमांड में अगर चेंजेस दिखाई देते हैं, तो उसे मोर देन 1 कहा जाएगा। अगर प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं उससे कम यहाँ पे डिमांड चेंज हुए दिखाई देते हैं, तो उसे लेस देन 1 कहा जाएगा। इस डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे प्राइस दिए गए हैं। यहाँ पे डी जो है वो डी डिमांड कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करता है, जो लेफ़्ट से राइट से ऊपर से नीचे आने वाला डिक्लाइन करने वाला डिमांड कर्व यहाँ पे दिखाई देता है। प्रीवियस ईयरली हम देखें, जब यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ पे प्राइस हमारी P1 थी, तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी हमारी डिमांड यहाँ पे OQ1 इतनी थी। बट जिस तरह से प्राइस में चेंजेस हुए, प्राइस अगर कम होते हुए दिखाई देते हैं, तो प्राइस P1 से P2 तक नीचे डिक्लाइन करती हुई जिस तरह से दिखाई देती है, तो उसके कंपैरिजन हम देखें, जो हमारा रिस्पांस अगर क्वांटिटी में दिखाई देता है डिमांड के अंदर, वो डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो Q1 से Q2 तक जाता हुआ दिखाई देता है। तब यहाँ पे डेल्टा P जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं P1 से P2 तक का, ये चेंजेस का रिस्पॉन्स हमें Q1 Q2 जो डेल्टा Q जो हमें चेंजेस दिखाई देता है। तो यहाँ से हमारा डिमांड कर्व A से B तक नीचे और भी जाता हुआ दिखाई देता है, जो प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जब प्राइस जितना चेंज हुआ उसके कंपैरिजनली कितनी हमारी डिमांड में चेंज हुआ, इसको ही मेजर किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 यहाँ पे जो टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जहाँ पे फर्स्टली है परफेक्ट, जिसे इन्फिनिट कहा जाता है, जो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। सेकंड परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, जिसे ज़ीरो इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। थर्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फोर्थ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और फिफ्थ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें फर्स्ट देखेंगे, जो फर्स्ट टाइप है वो कहता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जिसे इन्फिनिट डिमांड भी कहा जाता है। इसमें एक थोड़ा सा भी चेंजेस अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंजेस किया जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट हमें इन्फिनिटली, या हम कहें इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से कई गुना जहाँ पे हमें उसका रिज़ल्ट डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे प्राइस में 1% हमने अगर चेंजेस किया है, तो हमें उसका रिज़ल्ट हमारी डिमांड यहाँ पे 10%, 50%, 100% भी या 200% भी चेंजेस दिखाई देते हैं। इसे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहा जाता है, जो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जितना प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस किया जाए, ये हमारा जो डिमांड है, डिमांड अनकाउंटलेस होता है, जहाँ पे इन्फिनिट यहाँ पे इस सिचुएशन को क्रिएट करती हुई दिखाई देती है। तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इन्फिनिटली काउंट किया जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम के साथ, इस डायग्राम के साथ समझेंगे कि एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सेस पे प्राइस, और जो पी डी है, ये हमारी पीडी कर्व, ये पूरी तरीके से डिमांड कर्व माना जाएगा, और ये यहाँ पे पूरी तरीके से पैरेलल है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे क्वांटिटी में जितना भी किया जाए, बट यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस होने की वजह से डिमांड में कई गुना यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें दिखाई देता है। जिस तरह से पी डी ये ओरिजिनल यहाँ पे डिमांड कर्व है, जहाँ पे
जिस तरह से प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस होता है, प्राइस P से P1 तक जिस तरह से आएगी उस तरह से यहाँ पे डिमांड में चेंजेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे डिमांड Q1, Q2, Q3 भी जा सकता है। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस चेंजेस होने की वजह से डिमांड के अंदर कई गुना यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देता है, जो इन्फिनिट माना जाएगा, जो काउंटलेस होता है। सेकंड कहा जाएगा परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस में चेंजेस होने के साथ साथ यहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। तो इसे पूरी तरीके से ज़ीरो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, रिस्पांस मिलता है, या हम कहें इसे ज़ीरो इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि अगर प्राइस में 5% से भी हमने चेंज किए फिर भी हमारी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देता है, तो हमारा जो ये रिज़ल्ट है, रिस्पांस है, ये रिस्पांस पूरी तरीके से ज़ीरो माना जाता है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरी तरीके से ज़ीरो मानी जाएगी। डायग्राम के अंदर एक्स एक्सेस पे हमने लिए है क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे लिए है प्राइस। जिस तरह से हमने प्राइस चेंजेस किए, जिस तरह से हमारी ओरिजिनल प्राइस P थी और हमारी प्राइस अगर कम की है P1 की या P2 से बढ़ाई, फिर भी हमारे डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ पे डिमांड पूरी तरीके से ज़ीरो रिस्पांस देता है। तो इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे ज़ीरो माना जाएगा। डायग्राम के अंदर देखें तो ये डी है, ये डी वर्टिकल लाइन जो है, जो वाई एक्सिस को पैरेलल मानी जाती है, जिसमें प्राइस में कितना भी चेंजेस हो फिर भी यहाँ पे जो डिमांड है, ये डिमांड में कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखाई देते। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस बढ़े या घटे उसका इम्पैक्ट कोई भी यहाँ पे डिमांड में नहीं होता है, जिसे परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। थर्ड टाइप माना जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे कहा जाता है जिस तरह से प्राइस में 5% में भी चेंजेस किया जाए तो उसका डिमांड 10% से, या हम कहें जितना प्राइस में चेंज हो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हमें रिलेटिवली यहाँ पे जो डिमांड है उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी ली है, वाई एक्सेस पे प्राइस ली है। डी ये कर्व हमें दिखाता है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे डिमांड प्राइस को लेके यहाँ पे सेंसिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे हमारी ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे OP थी और हमारी क्वांटिटी यहाँ पे OQ1 इतनी थी। जिस तरह से प्राइस P1 से P से P1 तक यहाँ पे डिक्लाइन करते हुए दिखाई देते हैं, उस तरह से हमारी यहाँ पे जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये प्राइस P से P1 तक नीचे आने की वजह से OQ2 इतना हमारा क्वांटिटी बढ़ता है। मीन्स हमारी P1 इतनी प्राइस कम होने की वजह से Q1 Q2 इतनी हमारी जो डिमांड है ये क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हमारा जो यहाँ पे डिमांड कर्व है ये एक्स एक्सिस को पूरी तरीके से इलास्टिक होता हुआ या झुकता हुआ दिखाई देता है। तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो रिलेटिवली यहाँ पे इलास्टिक डिमांड यहाँ पे जो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन कहा जाएगा। फोर्थ हमारा जो टाइप है वो कहता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जब प्राइस में जितना चेंजेस हुआ है उससे भी कम यहाँ पे रिस्पांस यहाँ पे डिमांड करता हुआ दिखाई देता है। जो प्राइस में चेंजेस जितने हुए हैं उससे भी कम डिमांड अगर दिखाई देती है तो उसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहा जाता है, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन 1 कहा जाएगा। डायग्राम में देखें तो हम पता चलता है कि हमें यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे प्राइस है और जो डी है, डी कर्व हमें एक्स एक्सेस के यहाँ पे झुकता हुआ दिखाई देता है, जो इन इलास्टिक कंडीशन में दिखाई देता है, जहाँ पे लेस दैन 1 कंडीशन हमें सिचुएशन दिखाई देती है, जहाँ पे प्राइस यहाँ पे हमारी ओरिजिनल OP थी और हमारी जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमारी OQ1 इतनी थी। बट जिस तरह से प्राइस चेंज हुए, प्राइस यहाँ पे P से P1 तक यहाँ पे डिक्लेन किए, अब प्राइस OP1 इतने हैं, बट हमारी डिमांड यहाँ पे उतनी रिस्पांस नहीं दे पाई। हमारी जो डिमांड Q1 है उतना उससे आगे जाके यहाँ पे Q2 इतनी ही हमारी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हमें ये जो हाईलाइट एरिया दिखाई देता है कि यहाँ पे जो
प्राइस है, प्राइस में चेंजेस ज़्यादा है, बट यहाँ पे डिमांड में जो चेंजेस है वो कंपैरिजनली कम है। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया गया है डिमांड ने प्राइस को लेके, ये रिलेटिवली लेस दैन 1 है। तो यहाँ पे हम देखें जो हाईलाइट एरिया P1 और जो क्वांटिटी है Q1 Q2, इनमें डिफरेंस है। जो रिस्पॉन्स प्राइस को लेके है, डिमांड जो देता है ये कम है। उस तरह से हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो टाइप्स बनता है वो कहता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे हमें यही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, जितना प्राइस के अंदर चेंजेस होगा उतना ही रिस्पॉन्स यहाँ पे डिमांड देता हुआ दिखाई देता है। जितने परसेंटेज में यहाँ पे प्राइस में चेंजेस होते हैं उतने ही परसेंटेज में यहाँ पे डिमांड भी अपना रोल निभाता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर 50% यहाँ पे प्राइस में चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे 50% यहाँ पे डिमांड में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। एक्स एक्सेस पे डायग्राम में दिखाई देता है कि एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे प्राइस, और जो डी डी कर्व है ये ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट से नीचे झुकता हुआ डिक्लाइन करता हुआ कर्व दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे स्टार्टिंगली जो हमारी प्राइस थी वो प्राइस हमारी OP थी, और हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड हमारी OQ1 इतनी थी। जिस तरह से प्राइस हाफली यहाँ पे कम होते हैं, P से P1 तक जाती हुई दिखाई देती है। अब हमारी प्राइस जो चेंजेस हुई है वो है OP1, बट हमारी अब डिमांड यहाँ पे OQ1 से OQ2 इतनी जाती हुई दिखाई देती है। जो यहाँ पे कर्व, डिमांड कर्व का जो पॉइंट है, ये स्लोप हमारा R से S तक यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ नीचे आता हुआ दिखाई देता है। जितना प्राइस में 50% चेंजेस हुआ उतना ही डिमांड के अंदर 50% यहाँ पे चेंजेस दिखाई देता है। तो इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्पांस मिला है, तो यहाँ पे जो रिस्पांस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये इज़ इक्वल 1 कहा जाएगा, क्योंकि जितना रिस्पांस प्राइस ने दिया उतना ही रिस्पांस यहाँ पे डिमांड ने देता हुआ दिखाई देता है। तो ये इज़ इक्वल 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। इस तरह से हम देखें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इस डिमांड को जो उनके सब टाइप्स है, ये टाइप्स सब एक ही डायग्राम के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं। जहाँ पे हमने देखा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन पांचों टाइप को हम एक ही डायग्राम के साथ किस तरह से हम देखें तो हमें पता चलता है कि एक्स एक्सिस पे हमने दिया है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हमने लिए है प्राइस। जहाँ पे ए बी जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ये कहती है कि प्राइस में यहाँ पे किस तरह से चेंज हुआ, बट यहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होने की वजह से ये वर्टिकल लाइन हमें कहती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 0। उसी तरह से जो CD है, ये CD हमें कहती है प्राइस में हल्का सा जिस तरह से चेंजेस हुआ है उसके वजह से यहाँ पे डिमांड में इन्फिनिटली यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, जो क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो EG है, EG जो लाइन कहती है यहाँ पे लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस में जितना चेंज हुआ उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे कंपैरिजन डिमांड में उतना चेंजेस नहीं हुआ है, जो लेस दैन 1 की सिचुएशन हमें दिखाई देती है। इस तरह से जो EF है, EF हमें प्रेजेंट करता है कि किस तरह से ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ उसके कंपैरिजनली जो चेंजेस है, ये चेंजेस डिमांड के अंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये इसे हम सिचुएशन यहाँ पे जो कहती है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ग्रेटर दैन 1 कहा जाएगा। और उसी के साथ जो लास्ट है ये कहता है MN जो कर्व है ये कहता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जितना प्राइस में चेंजेस हुआ उतना यहाँ पे डिमांड के अंदर चेंजेस हुआ है। तो ये जो MN है ये कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल 1। तो ये पांचों टाइप्स यहाँ पे एक वन शॉट डायग्राम के अंदर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो प्रेजेंट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं प्राइस डिमांड को लेके। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।